हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी हिमाचल प्रदेश 2026 की परीक्षा की तैयारी में जी और जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि पटवारी की जो परीक्षा अभी होने जा रही है लगभग 3 महीने के बाद। तो आपको क्या पता है कि इसका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सिलेबस को, उसकी चर्चा करने से पहले, सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपने वास्को डी गामा का नाम तो सुना ही होगा। वास्को डी गामा, तो जी हां, वही वास्को डी गामा जो हजारों किलोमीटर समुद्र की यात्रा करके हिंदुस्तान पहुंचे थे। सोचो, कहां पुर्तगाल यूरोप में और कहां हमारा हिंदुस्तान। तो वे कैसे पहुंचे यहां पे? कुछ तो उनके पास ऐसा, देखो समुद्र में ये नहीं पता चलता कि आप किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे सूरज चांद तारों के अलावा ही पहले टाइम पे लोग चला करते थे। लेकिन वास्को डी गामा जी जो भारत आए वो कैसे, किस आधार पे आए, किस किस ऐसी तकनीक की किसकी सहायता उन्होंने ली? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं उनके पास जो था उस समय मैग्नेटिक कंपास था। मैग्नेटिक कंपास मतलब क्या होता है? वो दिशा सूचक यंत्र होता है। क्या कहते हैं उसको? दिशा सूचक यंत्र, जो समुद्र में दिशा को पता करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, अब आप पूछेंगे कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको, ये बात बताने की क्या आवश्यकता थी? हम तो पटवारी हिमाचल प्रदेश 2026 की परीक्षा के पाठ्यक्रम या फिर यूं कहीं सिलेबस के विषय में चर्चा करने वाले थे। तो बच्चों, मैं बताता हूं, अगर ये परीक्षा आपको पास करनी है, इसके सिलेबस से चिपक के चलो। बिल्कुल, कहने का मतलब यह है कि एकदम जो जो एक एक पॉइंट इसमें दिया गया है, जो हमारे सिलेबस में, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर सोशल साइंस का कोई भी विषय हो, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे समुद्र की यात्रा के दौरान, देखो समुद्र तो अनंत है, ठीक है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं होगा वो उसका भटकना निश्चित है। फिर वो लहरों के भरोसे हो जाता है, जिधर लहर लेके चले जाए जी उधर ही बह जाएंगे फिर तो हम, ठीक है, क्योंकि उसे दिशा ही नहीं पता है। तो ये है हमारा दिशा सूचक यंत्र। हमारा जो सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारे लिए एक दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा इस परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, हमें सिलेबस को बिल्कुल पकड़ के चलना है। एक पॉइंट हम बिल्कुल जो भी करेंगे वो सिलेबस के हिसाब से करते हुए चलेंगे, क्योंकि जरा सा इधर हुए नहीं तो फिर एग्जाम से बाहर। कहते ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सावधानी यही है इसमें जो आपको बरतनी है कि भाई आपको बिल्कुल पाठ्यक्रम जो सिलेबस इसका है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब हम थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम जो है हमारा एक तरीके से क्या रहेगा, दिशा सूचक यंत्र, इसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लिख के कुछ बता देता हूं थोड़ा सिलेबस के बारे में बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए, हम ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं काम के, कि कैसे आप इसको, इस एग्जाम को पास करने के लिए कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों, चलते हैं एक बार सिलेबस की ओर। तो बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, अब देखते हैं हम, अब हम देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों सिलेबस। सिलेबस किसके लिए? पटवारी हिमाचल प्रदेश 2026 में जो परीक्षा अभी होने जा रही है उसका पाठ्यक्रम उस एक बार हम देखना चाहते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम चर्चा करें, तो पहले नंबर पे चर्चा कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि आप लोग सभी उत्सुक हो, काफी उत्सुक हो, काफी क्यूरियस हो गए, ठीक है। तो ये उत्सुकता जो है आपकी है, ये क्यूरियोसिटी जो है बच्चों, ये मैं आपकी अभी
जो है सेटिस्फाई करने का प्रयत्न करता हूं एक बार बच्चों। तो मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें, मैथ्स के बारे में, तो बच्चों मैथ्स का एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं। देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है कि एडवांस मैथ्स जो ऐड हुआ है, एडवांस मैथ्स जो ऐड हुआ है, सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं यहां पे मैथमेटिक्स, और इसमें भी खासकर हम जो चर्चा करेंगे बच्चों, जो एडवांस मैथ्स जो हुआ है ऐड, इससे बिल्कुल डरने की आपको जरूरत नहीं है। नाम से नहीं देखना है, ठीक है ना, नाम कुछ भी रख दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डर जाएं, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है। तो मैथ्स में प्यारे बच्चों जो पहले जो सिलेबस में था हमारा, सब कुछ था। इसमें जो एडिशनल है, अब सब कुछ में भी क्या क्या था देखो, सब कुछ में भी क्या क्या था। सबसे पहले था हमारा इसमें नंबर सिस्टम, जो पहले से ही था, इसमें कुछ नया उन्होंने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया है। लेकिन नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों देखो, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जो सीसेट होता है, उसका जो नंबर सिस्टम है, उसकी रिक्वायरमेंट एकदम अलग है, और यहां पे इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट एकदम अलग है। यहां पे एकदम चाहिए बिल्कुल एकदम बेसिक, और बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब 5वीं क्लास से, और 5वीं क्लास से आप पूछोगे फिर कहां तक, क्या 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी तक का पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। ये सारा सिलेबस जो है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे मैथ्स का मैं कहूं, चाहे मैं आपका सोशल साइंस का, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस की बात करूं, या फिर अन्य जो भी विषय हैं, हिंदी हो अंग्रेजी हो, तो ये सब 10वीं कक्षा तक का जो भी आपको एनसीईआरटी द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है बच्चों, सारा का सारा पेपर उसी आधार पर आने वाला है। और हमारी जो आजकल जो कक्षाएं जो हम चला रहे हैं हमारे अपने यहाँ पे, तो उसमें भी हम एनसीईआरटी बेस, हमारा जो बेस है प्यारे बच्चों, जो हम क्लासेस अभी कंडक्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की, मैथ्स की और अन्य विषयों की भी, तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसमें सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक और सेलेक्टिव और एनसीईआरटी के आधार पे, क्योंकि इसके बियॉन्ड आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि 10वीं पास आपने नहीं करी होगी, आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आप 12वीं पास करके थोड़ा भूल गए हो, लेकिन देखो मैं तो इसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने देखा, तो मुझे पता चल गया कि बच्चों को बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे 10वीं तक का सब कुछ इसमें आएगा। अब देखो, चौथी 5वीं क्लास के भी, 5वीं क्लास से बल्कि मैं कहूंगा, मैंने कहा ना कि 5वीं क्लास से, 5वीं क्लास से 10वीं क्लास तक का अगर आपको मैथ्स आता है सही से, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब एक बार बताओ, देखो इसमें नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछा जाएगा, छोटी छोटी बात बताऊंगा मैं आपको इसमें, मैं कोई इतना अंदर डीप में जाने की अभी यहां पे ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं डरना है, कि डरना क्यों नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है। क्या आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा? क्या आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा? अरे भाई, जिसमें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है, 100,000, ठीक है, फिर आता है आपका यहां पे मिलियन, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे करके एक है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे चलता है सिस्टम, ठीक है। ये पूछा जाएगा। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, भाई किसी भी डिजिट की आपकी प्लेस वैल्यू पूछ लेगा, फेस वैल्यू पूछ लेगा, ये सब 5वीं क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई इसका सक्सेसर क्या है, प्रीडिसेसर, सब ऑल दीज जो भी टॉपिक्स हैं आर फ्रॉम 5th क्लास ओनली, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है डरने की। हाँ, देखो डरने की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको सीखो ना, ये सीखने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको सीखना बड़ा आसान है। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम बिल्कुल यहीं से लेके चल रहे हैं। हम गणित हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, मेरे प्यारे बच्चों कोई भी हो, ठीक है, विज्ञान हो, सभी को हम 5वीं क्लास के लेवल से 10वीं क्लास के लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम में
वैसे तो देखो इसमें एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा नंबर सिस्टम में आपका, ठीक है। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसको बच्चे इग्नोर करेंगे यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि पटवारी की जो पोस्ट है इसमें गणित की बहुत अच्छे से, गहराई से और बेस से इसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि जब काम आपका आएगा, ठीक है, आधिकारिक जब काम आएगा, ऑफिशियल जब आपको जाना पड़ेगा, फील्ड में जाएंगे तो वहां पे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो कैलकुलेशन के लिए क्या, आपका गणित मजबूत होना चाहिए। तो मजबूती के लिए आपका बेस जो है ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अलावा देखो बच्चों, नंबर सिस्टम के अलावा इसमें आपका, अभी एडवांस मैथ्स पे भी आऊंगा मैं। नंबर सिस्टम के अलावा इसमें आपका आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। फिर इसमें बच्चों ट्रेन्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। तो इसमें प्यारे बच्चों ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस आएंगे और बोट्स वाले भी आ सकते हैं। देखिए बोट्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हालांकि इसमें एक और भी होता है एरोप्लेन एंड विंड, लेकिन आपका इस दोनों टॉपिक से काम चल जाएगा। तो फिर आता है इसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। इसमें प्यारे बच्चों पाइप्स एंड सिस्टम्स भी इसी का ही पार्ट है, ये कोई अलग से नहीं है। बस यहाँ जो है इंसान रहते हैं, बोले तो मैन, वीमेन और चिल्ड्रन करके दे देगा इधर, और इधर पाइप्स रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई विशेष अंतर नहीं है, इससे कोई घबराने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अब ये टॉपिक आपको मैं बताऊंगा ये एनसीईआरटी में कहां पे है, देखना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आप मुझे खुद बताना कि डरना है कि नहीं डरना है। भाई ये जो टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये कहाँ है, 7वीं क्लास में, 7th और 8th क्लास में बच्चों कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से चैप्टर है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब वहां पे दिए मिल जाएंगे आपको 7वीं 8वीं में बच्चों, ठीक है। ट्रेन्स एंड बोट्स वाले भी बच्चों ये आपके 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, जो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस है उसमें, और 10th में भी आपको ये मिल जाएंगे, आपको 8th और 10th एनसीईआरटी में, ठीक है बच्चों। और यही हाल है इसका भी, टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स का भी। तो एनसीईआरटी से ही सारा सिलेबस इन्होंने तैयार किया है, एक एक टॉपिक एज इट इज कॉपी पेस्ट छाप के दे रखा है आपको एनसीईआरटी से। और हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और आपको फर्क महसूस हो जाएगा। आप एक बार हमसे एक बार जुड़ के देखिए प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं मैथ्स में, अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, काफी देर हो गई जी, थोड़ा सा इंतजार ज्यादा हो गया है, तो देख लेते हैं बच्चों कि एडवांस मैथ्स में जो है डरने की कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, चलो बच्चों एडवांस मैथ्स की। अब ये एडवांस मैथ्स में क्या है देखना, सिर्फ इसमें बच्चों ज्योमेट्री ऐड हुई है। कुछ बच्चे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में कंफ्यूजन में रहते हैं एक्चुअली, मैं यहां पे मेंसुरेशन भी बता दूं। और मेंसुरेशन आपको पता ही है, ये पूरा 6ठी से लेके और 10वीं तक का जो भी आपके ये एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, इसमें क्या हम फाइंड करते हैं बच्चों, एरिया एंड पेरीमीटर। बेसिकली जितनी भी ज्योमेट्रिकल हमारी फिगर होती है, देखो तो ज्योमेट्री एकदम अलग है, और ये मेंसुरेशन टॉपिक अलग, इनको मिक्स नहीं करने का है। एरिया, पेरीमीटर हो गया इसमें, फिर इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आपका जैसे कि 8वीं क्लास से चालू हो जाता है 10वीं क्लास तक, जो भी इसमें आपको दे रखा है, जिसमें आपको अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्यूब, क्यूबॉइड्स, है ना, साथ में आपका सिलेंडर, कोन हो जाएगा, इसमें स्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। आप ये मत सोचना कि एसएससी लेवल का प्रिज्म पूछ लेगा, ठीक है ना, या फिर कुछ भी अनाप शनाप कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, ना ना ना, सिर्फ 10वीं तक आप उठा के देख लो, आप मेंसुरेशन के चैप्टर्स सब वहीं पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्योमेट्री में, एडवांस मैथ्स में, जिसका हवा बना हुआ है बाजार में आजकल, तो बच्चों बेसिक, बिल्कुल एकदम बेसिक आना है, एकदम बेसिक, 6ठी से लेकर वही 10वीं तक का आएगा। अब बेसिक में क्या आएगा बच्चों, उसमें भाई पॉइंट्स के बारे में पूछ लेगा,
लाइंस के बारे में पूछ लेगा, एंगल्स के बारे में पूछ लेगा। क्या ये तो आपने क्या नहीं पढ़ा भाई? लाइंस वही समांतर रेखाएं, ठीक है, जो काट के दूसरे को इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी, ठीक है, या फिर लाइन सेगमेंट हो जाएगा, रे हो जाएगा। और एंगल्स में आपका न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ठीक है, इस ये सारे कोण मतलब एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, है ना, रिजु कोण कहते हैं इसको। तो बच्चों सब कुछ एज इट इज चैप्टर 7 की लाइन्स एंड एंगल्स, तो चैप्टर 7वीं क्लास में आप उठा के देख लो, आपको वहीं से पता चल जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों इसमें आ जाते हैं ट्राइंगल्स, ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री की। हाँ एक बात मैं बता दूं, उसमें बच्चे सोच रहे हैं कि ये पता नहीं क्या बवाल आ गया ये यूक्लिड ज्योमेट्री का। अरे भाई आप 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी उठा के देखो ना, आपको पता चल जाएगा क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट में पूरी यूक्लिड ज्योमेट्री खत्म कर देंगे हम, क्योंकि इसकी कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, वो पॉइंट से सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। वहां पे कोई ये नहीं पूछेगा कि प्रूव करके दिखाओ जी, है ना, कि लाइन पैरेलल होती है क्यों होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बच्चों इसके बाद आता है हमारा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी देखिए, इसमें इसके टाइप्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। टाइप्स में आपका जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा इसमें, अगर मैं साइड्स के आधार पे, है ना, भुजाओं के आधार पे अगर मैं बात करूं, इसमें आपका आ जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो सभी ये प्रकार के ट्राइंगल आ जाएंगे। और फिर इनका प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंस, क्या कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, ये जो चैप्टर है बच्चों 7वीं क्लास में मिल जाएगा आपको। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल जो है आपको 7वीं क्लास में मिल जाएगा, सिमिलर वाला आपको 10वीं में मिल जाएगा। अब मुझे बताओ जरा एनसीईआरटी से क्या बाहर लग रहा है आपको? जो एडवांस मैथ्स जो इतना बवाल मचा हुआ है बाजार में, मार्केट में, सिर्फ सिर्फ क्या है कि एक भय पैदा कर दो विद्यार्थियों के अंदर और उन्हें भटका दो, बस। बच्चे खाना नहीं है, एक एक चीज हम सारी वही एनसीईआरटी आधारित ही चलेंगे। हालांकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चन है वो तो हम करेंगे, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो आधार रहेगा वो एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी हाई फाई आरएस अग्रवाल उठा के, या फिर ठीक है कोई भी सर्वेश वर्मा उठा के ये ऐसी मोटी मोटी किताब, ना ना ना, उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों एडवांस मैथ्स की बात चल रही है, जैसे कि इसमें आपके कुछ क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे, देखो, है ना, चतुर्भुज जिसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाएगा, आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, रोम्बस आ जाएगा, ठीक है, इसमें काइट भी आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये आपके 7वीं 8वीं में क्या नहीं है? 7वीं 8वीं के सिलेबस में सब कुछ आपको मिल जाएगा ये सारे। और 10वीं तक का पढ़ लोगे तो आप, मैं कह रहा हूं कि पटवारी क्या, आप कोई भी एग्जाम एसएससी में बैठ जाओ चाहे, अगर वाकई में आपने ये एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ली ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये तो पटवारी तो ठीक है, ये तो निकलना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं भाई पटवारी के बाद भी कुछ आगे हो सकता है सोचे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आधार अगर आपका मजबूत है तो फिर इस पे आप चाहे एसएससी का भवन खड़ा कर लो, यूपीएससी का कर लो भवन इसके ऊपर खड़ा, कैट का कर लो चाहे, तो ये आधार आपका मजबूत होना चाहिए बच्चों। तो आगे मैं चलता हूं थोड़ा सा इसी एडवांस मैथ्स में, इसी एडवांस मैथ्स में मैं सिर्फ आपका एक जो डर बना हुआ है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों एडवांस मैथ्स में। तो आपने क्वाड्रिलेटरल देख लिया, फिर इसमें साथ में जो था मैं ट्राइंगल्स के बारे में जो बता रहा था इनका, तो वो मैं आपको बता चुका हूं, वहां पे कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी। भाई जैसे एस कंडीशन होती है, डबल ए कंडीशन होती है, ठीक है ना, ट्रिपल एस कंडीशन होती है, साइड साइड साइड, एंगल, है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है, ये सारी, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में भी और द कॉन्ग्रुएंस में भी ये चीजें बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एक एक क्लास में खेल खत्म है इनका, मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा, कॉन्ग्रुएंस को भी सिमिलैरिटी को, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका यहाँ पे दोनों में आप फर्क भी पता चल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो
तो एडवांस मैथ्स में प्यारे बच्चों आपने देख लिया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद इसी में मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं कि सब कुछ यहीं से ही है, 5वीं से 10वीं तक का, उससे आगे कुछ नहीं है। तो इसी में फिर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों सर्कल्स, है ना। सर्कल सीधे सीधे चैप्टर मिल जाएगा आपको 9वीं 10वीं में। और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सीधे नाम, इसी नाम से चैप्टर है, इसी नाम से एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसी नाम से चैप्टर मिल जाएगा आपको 10वीं क्लास में, ठीक है। फिर बच्चों इसमें ज्योमेट्री में तो देखो ये मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है इसमें एडवांस में, तो सिर्फ 10वीं क्लास, 10th क्लास ओनली। इसमें थोड़ा सा इन्होंने बोल रखा है ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस भी एक टॉपिक डाल रखा है, वो भी ठीक है, वो भी चैप्टर उसी में ही है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट उसने दे रखा है, और फिर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, फिर हाइट एंड डिस्टेंस अगला, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है वहां पे, ये हो गया। तो ये है, बताइए अब क्या है इसे एडवांस मैथ्स में भाई। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, क्या इनका आपको वैल्यू नहीं पता? 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया, ये सारी वैल्यूज हो गई। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा, वो सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे, नथिंग बियॉन्ड द एनसीईआरटीज, ठीक है। तो अब जो है इसमें मैं आपको बता दूं कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये देना चाहूंगा बच्चों कि हम जो है अगर 90 दिन हमारी परीक्षा में है तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस 75 दिनों में आपका खत्म करा दें एनसीईआरटी को बेस बना के, ठीक है, 75 दिनों में। क्योंकि इसके बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, क्वेश्चन तो हम इसमें भी करेंगे, डेली डेली प्रैक्टिस इसमें चलेगी, डेली प्रैक्टिस इसमें चलेगी, लेकिन एक एक्सक्लूसिव, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है ना। इसमें हम सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हम बनाएंगे। तो उस क्वेश्चन पेपर का आपको जो है रोज जो है बैठना है, लगभग हम मान के चलें अगर हम 10 क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे भी आप करेंगे तो 20 दिन में, तो 75 और 20 95 दिन में, कहने का मतलब है कि बच्चों ये हम पटवारी की परीक्षा के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। हो तो हम 75 दिन में ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ औपचारिकता अगर कुछ बचेगी वो हम 20 दिन में अगले में कर देंगे। तो मतलब कुल मिला के हमारा टारगेट 75 दिनों में इस लक्ष्य को प्राप्त करना है पटवारी के एग्जाम को, ठीक है बच्चों। तो इसमें फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला जो टॉपिक है, देखो एडवांस मैथ्स मैंने बता दिया, इसमें ये है, इसमें कुछ ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी के जो बिना एडवांस वाले भी वे भी इतने एडवांस नहीं है, और ना एडवांस मैथ्स भी इतना एडवांस नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला जो टॉपिक है बच्चों सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता दूं, जियोग्राफी में, जियोग्राफी है सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। जियोग्राफी में बच्चों इसमें आपकी इंडियन जियोग्राफी आएगी, इंडियन जियोग्राफी, और इसमें आपका बच्चों वर्ल्ड जियोग्राफी भी आएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी भी आएगी। मतलब वो इंडिया का कंपैरिजन में पूछेगा, और साथ में इसमें आपका वही जो यूनिवर्स के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये सब इसी में इंक्लूड हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो दोनों ज्योग्राफी इसमें आएगी, इसके लिए आपको तैयार रहना। आप कहोगे इंडियन ज्योग्राफी में क्या है? इंडियन ज्योग्राफी में आपकी वही इंडिया की लोकेशन, साइज, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांश के हिसाब से उसकी टेरिटोरियल लिमिट क्या है ये पूछ लेगा, ठीक है। फिर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इसमें आ जाएंगी, भाई डेक्कन प्लेटू किधर है, कोस्टल प्लेन किधर है, ठीक है, थार डेजर्ट रीजन किधर है, और माउंटेनियस रीजन किधर है, हिमालयाज के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है बच्चों। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, जो बीच में हमारा जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो इंक्लूड करके है, तो ये फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आ जाएंगे। आपकी आइलैंड्स के बारे में, जो द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इंडिया का जो क्लाइमेट है उसके बारे में पूछ लेगा, मॉनसून के बारे में पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है।
फिर यहाँ के जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीज़ें आएंगी मोटे मोटे तौर पे। तो इसमें फिर थोड़ा सा क्रॉप्स के बारे में भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप है। तो ये चीज़ें आपको सब कुछ दी हुई है एनसीईआरटी में, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो सब कुछ हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे। देखो मैं इसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगा कि हम किसी और बुक का भी रेफरेंस लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बनेगा ही यहीं से। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई अगर मैं डीआर खुल्लर की किताब पढ़ाने लग जाऊं, ज्योग्राफी की, इतनी मोटी किताब है बताओ, है 5 किलो तो वजन होगा उसमें, मैं आपको बता दूं। अगर मैं उसको पढ़ाने बैठ जाऊं तो 4 साल लग जाएंगे ज्योग्राफी पढ़ाने में, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से बेस्ट कोई भी सोर्स नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, ये दिशा सूचक यंत्र है, सिलेबस, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सभी हम थोड़ा कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लेंगे, कुछ ट्राइब्स वगैरह के बारे में जान लेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी क्रॉप्स होती है, मेन मेन चीज़ें इसमें पढ़नी है। बाकी सोलर सिस्टम, यूनिवर्स के बारे में, हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। अब बात करते हैं बच्चों इंडियन इंडियन हिस्ट्री ना कह के मैं इसको हिस्ट्री लिखना चाहूँगा बच्चों, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में बच्चों क्या आएगा, वही सेम, वही इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आएगा, आपने 9th-10th की एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो, 9th और 10th की एनसीईआरटी, उसमें आपको यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में दे रखा है भाई, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं है हमारे सिलेबस में, इसमें साफ साफ लिखा है यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली आ जाएगा, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आ जाएगा। तो ये सब घटनाएं जो आपके 9th और 10th में जो मेंशन की गई है एनसीईआरटी में, उसी के आधार पर यहाँ से प्रश्न बनेगा। 1 या 2 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। तो अब इसमें इंडियन हिस्ट्री में बच्चों, इसमें एंशिएंट, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, हंटिंग गैदरिंग, उस टाइम पे जो आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ सकता है वो, कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्थान पे क्या क्या चीज़ें मिली है, यहाँ पे कुछ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना इस सभ्यता के, उसके बारे में। फिर मौर्याज गुप्ताज के बारे में वहाँ पे पूछ लेगा एंशिएंट में। भक्ति, जो हमारे भक्ति मूवमेंट टाइप के बारे में उस टाइम पे पूछ लेगा, कौन कौन से जो हमारे महापुरुष हुए हैं उस टाइम पे। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हर्षवर्धन वगैरह के बारे में पूछ लेगा। तो दूसरा है इसमें प्यारे बच्चों मिडिवल, क्या है, मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन की जो हमारा इतिहास है भारत का, ठीक है। उसमें आपका आ जाएगा ये जो मुगल आए थे हमारे देश में, ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, गजनवी के बारे में पूछ लेगा, तो मुगलों के बारे में पूछ लेगा, स्लेव्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसमें सभी के बारे में, मतलब अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, ये सब इनके सब के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें फिर साउथ इंडियन की अगर हिस्ट्री में चले जाएं हम, ठीक है, साउथ इंडियन जो है हमारी, उसमें वहाँ पे भी कुछ साम्राज्य थे ऐसे, ठीक है, चोलाज, चेराज, पांड्याज, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि वही सबसे बड़ा तो यह कि स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ है हमारे देश में, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेगा कि भाई असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लेगा, स्वदेशी आंदोलन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके बारे में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछ लेगा, क्रिप्स मिशन के बारे में पूछ लेगा, वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, मोंटेक्स, चेम्सफोर्ड। तो इनके बारे में यहाँ पे गवर्नर जनरल के बारे में सवाल किए जा सकते हैं आधुनिक, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये सब चीजें बड़े, सब कुछ ये 8वीं क्लास में दे रखा है बच्चों। 8वीं क्लास, 7वीं में आपकी मीडियल हिस्ट्री है, 6वीं में एंशिएंट है और 8वीं में मॉडर्न। अगर ये मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ये 3 किताब पढ़नी है आपको। देखो वैसे तो आपको पता है कि 12वीं में भी हमारा आधुनिक इतिहास है, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, और हमारा एंशिएंट और मिडिवल जो है वो हमारा 11वीं 12वीं में, मतलब ये तीनों कवर हो जाते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ये हमारा 11वीं 12वीं में तीनों किताबों से कवर हो जाते हैं। लेकिन इतना नहीं है, मैंने कहा जितनी आवश्यकता है उतना करना है, पेपर अगर पास करना है तो। पटवारी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 10वीं से बियॉन्ड पेपर में कुछ आने वाला नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। आप देखना एनसीईआरटी उठा के, ठीक है। और एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि उसके बाद दिल्ली जाओगे। मैंने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की पुस्तकों को भी देखा है,
वे भी एनसीईआरटी ही है टोटल, बस यहाँ पे इन्होंने राज्य का एक बोर्ड बना रखा है, लेकिन सब कुछ सामग्री वही है। मैं एनसीईआरटी कहूँ या फिर आपकी हिमाचल प्रदेश की जो पुस्तकें आप सरकारी विद्यालयों में जो चलती हैं, वे भी एनसीईआरटी ही है। ठीक है बच्चों, तो हिस्ट्री बता दिया मैंने। अब उसके बाद हम चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में देखिए क्या आएगा। इंडियन पॉलिटी में आपका वही डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लेगा, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे आपके, है ना, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, है ना। तो इसमें फिर आपका पार्लियामेंट के बारे में पूछ लेगा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में, गवर्नर के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, जुडिशरी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, फिर आपका ये जितने भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, सीबीआई वगैरह, ठीक है, इन सब चीजों, इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पूछ लेगा। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, यूपीएससी के का जो आयोग है उसके बारे में पूछ लेगा कि मतलब इनके जो चेयरमैन होते हैं इनकी कितनी अवधि होती है, समझ रहे हो बात को। तो अभी फिलहाल है कौन, तो वो करंट अफेयर से जोड़ के भी मतलब पॉलिटी बन जाएगी काफी सारे क्वेश्चंस। तो ये भी सब सब वही आपका 7वीं 8वीं की जो आपकी पुस्तकें हैं, 10वीं की जो पुस्तकें, सब कुछ वही है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी भी, ये तो बहुत ही कम सिलेबस है इसमें। तो अब अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बाद आपकी आ जाती है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या आएगा बच्चों, इकोनॉमी में आपसे क्या पूछ लेगा वो, इकोनॉमी में आपसे पूछ लेगा डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट में मतलब विकास के बारे में पूछ लेगा, भाई विकास है क्या, क्या क्या विकास के जो गोल्स हैं हमारे, नेशनल डेवलपमेंट के, राष्ट्रीय जो विकास हम हमें करना है ना, तो क्या क्या हमें सुविधाएं मतलब जनता को देनी है, उसके आधार पर डेवलपमेंट के विषय में पूछ लेगा। तो इंडियन सेक्टर्स के बारे में पूछ लेगा, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स के बारे में पूछ लेगा। तो इसके इसके बाद मनी और क्रेडिट में आपका टाइप्स ऑफ मनी आपने देखा होगा, इसमें उसमें होता है, इसमें फिर आपसे बैंकिंग के बारे में थोड़ा पूछ लेगा, लोन कैसे दिया जाता है भाई, क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछ लेगा, पुअर जो गरीबों के लिए जो चलाए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, उनके उनके बारे में कुछ ना कुछ एक दो सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मनी और क्रेडिट में ये आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन मतलब एक, तो वैश्विक रूप से मतलब भारत का मतलब जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो उसकी तुलना मतलब बाकी इकोनॉमीज के साथ करके वहां से प्रश्न किए जा सकते हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन पे। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगर हम पॉलिटिक्स के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक ही एक ऐसा दूसरा विषय है जो इसका सिलेबस छोटा है। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करोगे तो वो तो काफी वास्ट सिलेबस है, लेकिन इनका सिलेबस बड़ा ही छोटा है। ये मुश्किल से मान के चलिए आप हम 6 6 7 7 क्लासेस में इनको डन कर देंगे, अधिक से अधिक 10 क्लास इसमें लग सकती है, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन हमें देखो, हमारा ये नहीं कि हम लेके बैठ गए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी जी सब कुछ पढ़ना है, पढ़ना तो है सब कुछ, लेकिन इसमें भी हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, पॉलिटी से कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन आ सकते हैं। कम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखो अगर 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे तो मेरी संभावना यह है कि 7 से 8 क्वेश्चन ही पॉलिटी से आ पाएंगे। ठीक है, वहीं पे ज्योग्राफी से जहां पे 12 से 10 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, वहीं पे आपका इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार 3 3 क्वेश्चन 4 4 क्वेश्चन सबसे मिला के, अगर मैं अगर पूरी सोशल साइंस की अगर बात करूं, लेकिन पढ़ेंगे हम सब कुछ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस हम ज्यादा रखेंगे बच्चों। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बाद आपको साइंस के बारे में मैं आपको बता दूं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपने देख लिया है, साइंस में जो मुख्य भूमिका जो रहेगी वो रहेगी बायोलॉजी की, और वो भी सिर्फ हमारा वही मैंने आपको बताया 6ठी से लेकर 10वीं एनसीईआरटी, 6 to 10th एनसीईआरटी रहेगी हमारी।
इसमें भी हमारा देखो, आपने देखा होगा ये सब कुछ जो इकोनॉमी का सिलेबस आपने इसका देखा होगा, सब कुछ जो है आपका ये 9-10 लेवल का ही है। और इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर की वजह से इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम अलग से करने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी बेसिकली क्या है ना कि करंट आधारित प्रश्न इस पे आएंगे। अधिक जो प्रश्न आएंगे, अगर 5 प्रश्न इसमें से आएंगे तो 3 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर के बेसिस पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इधर बात बता रहा था आपको साइंस के बारे में। तो इसमें हमारा फोकस रहेगा बायोलॉजी, उसके बाद रहेगा हमारा फोकस फिजिक्स, इसके बाद रहेगा हमारा फोकस केमिस्ट्री। और आप सिलेबस उठा के देखना, आप सारे के सारे, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे टोटल एनसीईआरटी है, टोटल कंप्लीट कॉपी पेस्ट, चाहे वो आपका बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का। तो इसमें से भी आपको ऐसी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। देखिए यही मुख्य रूप से आपको बताना था। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो इंग्लिश की अगर बात करें, देखिए तो इंग्लिश में बच्चों वही 10th लेवल तक, जो स्कूल लेवल तक बच्चों को पढ़ाया जाता है वही है इसमें भी। जैसे आपके वर्ब्स आ जाएंगे, है ना, तो आपके इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाले सारे वर्ब्स के टाइप्स इसमें आ जाएंगे आपके। फिर इसमें बच्चों टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, टेंसेस में आपका सब कुछ, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाले जो टेंसेस हैं सब कुछ इसमें आ जाएंगे बच्चों। इसमें नाउन्स, ठीक है, नाउन्स प्रोनाउंस के बारे में पूछ सकता है बच्चों। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, सो ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पूछा जा सकता है, प्रीपोजिशन के बारे में पूछ सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकता है बच्चों, एक्टिव पैसिव वॉइस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको बड़ी सहजता, बड़ी सरलता के साथ इसको हम करते हुए चलेंगे। फिर इसमें बच्चों आपका वोकेबलरी का भी टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, वोकैब भी इसमें आ सकता है। इसमें आपका जैसे एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है, एरर स्पॉटिंग आ सकता है कि भाई स्पेलिंग भी पूछ लेगा कि ये 4 शब्द आपको दे दिए जाएंगे अंग्रेजी में, पूछ लेगा कि इसमें से किसकी स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। तो स्पेलिंग का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। फिर इसमें आपके एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम भी आ सकते हैं, सिनोनिम भी आ सकते हैं। तो ये सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये आपका हम एक एक हफ्ते में आराम से बड़ी सहजता के साथ विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन करते करते हम इसको आराम से कर लेंगे। मतलब 75 दिन में हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं कि 75 दिन में हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हो सकता है अगर टाइम नहीं भी बचता है तो आप यहां पे भी तैयार, इतने तैयार रहेंगे कि अगर उसी दिन आपको 75वें दिन अगर पेपर दे दिया जाए तो आप खुशी खुशी कहेंगे कि लाओ जी पेपर दे दीजिए हमें, हम आज ही करके दिखा देते हैं। तो इतनी हमें जो है बेसिक लेवल की तैयारी से लेके हाई लेवल की तैयारी तक चलना है। तो बच्चों इंग्लिश का भी आपने देख लिया। अब हिंदी में भी आपके सब वही 10वीं क्लास तक का भी हिंदी में भी आपका क्या है, सब 10th लेवल तक का है, कुछ भी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपके तत्सम तद्भव, है ना, पर्यायवाची विलोम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब चीजें इसमें इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा वर्णमाला के बारे में, थोड़ा लिपि के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो विलोम शब्द पूछ सकता है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति पूछ सकता है। तो ये एकदम बेसिक वही टॉपिक है जो आपने 10वीं तक का पढ़ा है, कुछ भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात रीजनिंग की, ये भी एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, देखो ये भी नया ऐड हुआ है, ये भी क्या हुआ है, नया ऐड हुआ है बच्चों। तो इसमें भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, मैं आपको बताऊं, कुछ तो अल्फाबेट के बेसिस पे आ जाएंगे, ठीक है ना, अल्फाबेट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि भाई किसकी मिरर इमेज, कितने ऐसे हमारे जो 26 लेटर्स हैं उनमें से कितने की मिरर इमेज एज इट इज बनती है, उसके बेसिस पे पूछ लेगा। कुछ थोड़ा सा हो सकता है दिशा के बारे में पूछे, डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक आदमी जो है यहाँ पे चलता है पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पे जाने के 10 किलोमीटर चलने के बाद वो
फिर जो है उत्तर दिशा की ओर चलता है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से बताओ कि जहाँ से चला था वहाँ से जो है अब ये कितनी दूरी पे है। तो ये डिस्टेंस आपको मतलब इस तरह के डायरेक्शन के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, रूट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको डायरेक्शन और रूट्स आ जाएंगे, रैंकिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। रैंकिंग के क्वेश्चन कि भाई कोई आदमी यहाँ पे जो है कोई एक्स आदमी है, वो यहाँ से लेफ्ट से जो है 5वीं पोजीशन पे है और राइट से जहाँ पे एक आदमी खड़ा है वाई, तो ये इसकी पोजीशन इधर से 8वीं है। ठीक है, तो इनके बीचों बीच एक आदमी बैठा है, तो जेड के बारे में कुछ इस तरह के मतलब उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में पूछ लेगा कि यहाँ से जो है लेफ्ट साइड से जेड कितने मतलब प्लेसेस पे बैठा हुआ है। ये आपका रैंकिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो रैंकिंग के बाद देखो बच्चों, एक सेकंड बच्चों, तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस और लास्ट बच्चों देखो इसमें कंप्यूटर एक टॉपिक है, उसके बेसिस पे भी हिंदी के मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में भी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से आएंगे। कुछ डेफिनेशन पूछ लेगा, कुछ कंप्यूटर्स के जो अलग अलग जो सीपीयू के बारे में पूछ लेगा, कीबोर्ड के बारे में पूछ लेगा। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल सवाल नहीं आने वाले हैं। तो देखो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो सिलेबस वाला पोर्शन था उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही सुलझे तरीके से। और मेरा मुख्य जो लक्ष्य था वो यही था, आपका डर दूर करना कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 10th लेवल तक का ही सारा सिलेबस है और उसी के हिसाब से हम अपनी क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है जो भी आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और हम स्क्रीन पे भी कोशिश करेंगे अपना नंबर शेयर करने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे जुड़िए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है अभी, और इसी एग्जाम पे हमारा फोकस नहीं है। हम सिर्फ आपके लिए, आपकी सफलता के लिए हम चाहते हैं कि अंत तक आपके साथ रहें, और आपको देखना कि कितनी सहजता के साथ सारा सिलेबस हम समय से पहले ही कंप्लीट करा देंगे, विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो आइए अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी अनुभव हमें जो यहाँ पे प्राप्त है पिछले 15 वर्षों का, हम चाहते हैं कि उसका लाभ आपको भरपूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।